हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रगति और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। अगर आपने कॉमर्स से कोई भी एग्ज़ाम फिल कर रखी है, चाहे वो हायर एजुकेशन का एग्ज़ाम हो या फिर यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम हो या फिर आने वाला यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट की एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्ज़ाम्स में ये वीडियो आपको बहुत ही बेनिफिट देने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। Before we move further, there is one humble request to you all that please do subscribe my channel and press the bell icon to never miss any update from this channel. Let's start from question number 1. The expenses which are in the form of nature of revenue but their benefit may not be consumed in the year in which such expenditure has been incurred are called. यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है ऐसे एक्सपेंसेस जो कि प्रेजेंट में हम उन्हें इनकर कर देते हैं, लेकिन उनका जो बेनिफिट होता है वो उस साल ना हम उसे उसका जो बेनिफिट होता है वो उस साल ना मिलकर आगे आने वाले सालों में मिलता है, तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा गिवन ऑप्शंस में है कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कंटिंजेंट एक्सपेंडिचर। तो ऐसा एक्सपेंडिचर जिसको हम अभी इनकर कर रहे हैं लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो हमें आगे आने वाले सालों में मिलता है, तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसका कॉमन सा एग्जाम्पल होता है एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंडिचर। जैसे कि अगर हम एडवर्टीज़मेंट में जो खर्चा कर रहे हैं वो हम प्रेजेंट टाइम पे स्पेंड तो कर देंगे मनी, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट होगा, उसका जो इफ़ेक्ट होगा, जो बेनिफिट उससे मिलेगा वो हमें तुरंत नहीं मिलेगा, हमें आगे के आने वाले समय में वो मिलता जाएगा। और इसका एक और एग्जांपल जैसे हम कह सकते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो कि इनकर तो कर देते हैं जब हमारा कोई बिज़नेस होता है, जब वो इनकॉर्पोरेशन के टाइम जो हम एक्सपेंसेस इनकर करते हैं वो हमारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होता है, तो उसे हम तभी इनकर करते हैं, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट होता है, जो उससे बेनिफिट मिलता है वो आगे के आने वाले समय में हमें मिलता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ Which of the financial statement is also known as position statement? यहाँ पूछ रहा है कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट को हम क्या कहते हैं, पोजीशन स्टेटमेंट कहते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट शोज द पोजीशंस ऑफ द वेरियस असेट्स एंड लाइबिलिटीज एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ द ईयर। तो बैलेंस शीट जो होता है साल के अंत में असेट और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू कितनी है, वो हमें उनकी क्या पोजीशन है, उनकी क्या वैल्यूज़ हैं साल के अंत में, वो हमें शो करता है। तो इसलिए हम बैलेंस शीट को पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज ऑल्सो नोन एज। तो अब हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या होती है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस वो एनालिसिस होती है जहाँ पे हम एनालिसिस करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स। ठीक है, साल जैसे आज इस साल हमारा रेवेन्यू कितना है उसको हम कंपेयर करेंगे अपने पिछले साल के रेवेन्यू से। तो जो एक साल का कंपैरिजन हम करते हैं अगले साल से या पिछले कई सालों में, तो उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। और जो इसका अनदर नेम है वो गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि डायनेमिक एनालिसिस। डायनेमिक का सिंपल टर्म्स में मीनिंग ही होता है कि चेंज। तो जैसे हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कंडक्ट करते हैं, ठीक है, मान लीजिए सपोज करिए एक कंपनी है जिसकी रेवेन्यू है 2020 में, जिसकी रेवेन्यू कुछ है, लेकिन अब हम इसको कंपेयर करेंगे 2019 और 2018 के रेवेन्यू से। तो हम जब इस साल के रेवेन्यू का कंपैरिजन इस साल से 2019 और 18 से करेंगे तो ये हमारा कहलाएगा क्या, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। और वर्टिकल एनालिसिस क्या होता है, जब हम एक ही साल में, ठीक है, दो फर्म्स का कंपैरिजन करते हैं तो वो हमारा वर्टिकल एनालिसिस हो जाता है, वो जो कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का जस्ट अपोजिट होता है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। वर्टिकल एनालिसिस इज ऑल्सो नोन एज डायनेमिक एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज डायनेमिक एनालिसिस। और सी में लिखा है स्टैटिक एनालिसिस इज नॉट एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग।
तो अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में ये देखा था कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का ही दूसरा नाम होता है डायनेमिक एनालिसिस। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी तो करेक्ट हो गया। और सी कह रहा है कि स्टैटिक एनालिसिस इज़ नॉट, यहाँ पे नॉट लिखा है, एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा करेक्ट हो गया। और ऑप्शन नंबर ए जो हो जाता है हमारा रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि वर्टिकल एनालिसिस को हम डायनेमिक एनालिसिस नहीं बोलते। तो गिवन ऑप्शंस में से हमारा बोथ बी एंड सी यानी कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है द ओनली फीजिबल पर्पस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन पर्पस जो है वो क्या है। गिवन ऑप्शंस में से पहला है सेल्स मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और डी असेट मैक्सिमाइजेशन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। जो पहले हमारा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट होता था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो उसका मेन मोटिव होता था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे फोकस करते हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट ये कहता है कि हमें फर्म की जो वैल्यू है उसको इंक्रीज़ करने के लिए हमें शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ है उसको हमें बढ़ाना है। तो ये हमारा जो है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बन जाता है मेन पर्पस ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है वो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। हमें जो है शेयर होल्डर्स की वेल्थ पे, उनके प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज करें, उनकी वेल्थ को कैसे इंक्रीज करें, मेन हमारा टारगेट वो रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इज अ फॉर्म ऑफ असेट। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कौन से फॉर्म, किस टाइप का असेट होता है। तो गिवन ऑप्शंस में है पहला है नॉन करेंट असेट, करेंट असेट, फिक्टिशियस असेट और लास्ट है कंटिंजेंट असेट। तो यहाँ पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जैसे कि अभी मैंने समझाया वो एक्सपेंस होता है जो कि जब बिज़नेस स्टार्ट होता है, जब बिज़नेस इनकॉर्पोरेट किया जाता है, तब हम जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं बिज़नेस को शुरू करने के लिए, वो उन्हें हम कहते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो ये जो हमारा एक्सपेंसेस होता है इसे हम साल, जैसे कि ये डिफर्ड रेवेन्यू, तो इसे हम क्या करते हैं, हम साल जितने साल भी है इसको राइट ऑफ किया जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एक फिक्टिशियस एसेट होता है जिसे हम राइट ऑफ करते हैं आगे के आने वाले सालों में। इसे हम बैलेंस शीट में कहाँ शो करते हैं, बैलेंस शीट में असेट साइड में जो एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करके कॉलम होता है वहाँ पे डेफर्ड असेट्स, या फिर हम इसे अदर्स वाली कैटेगरी में भी शो कर सकते हैं। होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड। Now the next question is which of the following is the test of long term liquidity of a business। तो यहाँ पूछ रहा है कि ऐसा इनमें से गिवन ऑप्शंस में से कौन सा टेस्ट जो है लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी को मेजर करता है। तो पहला है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, दूसरा है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, तीसरा है ऑपरेटिंग रेशियो और लास्ट है करंट रेशियो। तो करंट रेशियो तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया, क्योंकि ये जो है हमारा शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को बताता है। और ऑप्शन नंबर बी और सी जो है हमारे एक्टिविटी रेशियोज होते हैं, स्टॉक टर्नओवर जो कि स्टॉक को मेजर करने के लिए, और ऑपरेटिंग रेशियो यानी कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कि हमारे एफिशिएंसी रेशियोज़ की हेड में आते हैं। और तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो हो जाता है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज़ द राइट आंसर, क्योंकि ये हमारा लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी को मेजर करता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्जिनल कॉस्ट इज कंप्यूटेड एज। तो पहला ऑप्शन है प्राइम कॉस्ट प्लस ऑल द वेरिएबल ओवरहेड्स, बी है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस ऑल द वेरिएबल ओवरहेड्स, और सी है टोटल कॉस्ट माइनस ऑल फिक्स्ड ओवरहेड्स, और डी है ऑल ऑफ द अबव। यहाँ छोटी सी मिस्टेक हो गई है, ऑप्शन नंबर ए और बी में ये प्राइम कॉस्ट जो होती है वो भी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का सम होती है। यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर बी में वेरिएबल नहीं, यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट होना चाहिए था। अब आपको इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाता है वो करेक्ट हो जाता है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो प्राइम कॉस्ट प्लस ऑल द वेरिएबल ओवरहेड्स होती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, when the contribution is positive but equal to the fixed cost, then
यहाँ पूछ रहा है कि कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल है, तो उस केस में गिवन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? पहला है देयर इज़ लॉस इक्वल टू द फिक्स्ड कॉस्ट, there will be the loss more than the fixed cost, there will be the loss less than the fixed cost, और there will neither be profit nor the loss। अब आप खुद सोचो कि कंट्रीब्यूशन जो फॉर्मूला होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करने पे आता है, और अगर हम इसी कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट भी लेस कर देते हैं तो हमारा आ जाता है EBIT। तो यहाँ पे कह रहा है कि कंट्रीब्यूशन और फिक्स्ड कॉस्ट अगर दोनों ही इक्वल है, अब सपोज करिए कंट्रीब्यूशन भी 100 है और फिक्स्ड कॉस्ट भी 100 है, तो जब हम 100 माइनस 100 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? देयर विल बी नो प्रॉफिट नो लॉस, तो हमारा जो EBIT होगा वो 0 आ जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाता है करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि देयर विल नाइदर बी प्रॉफिट एंड नॉट लॉस। होप यू ऑल आर गेटिंग दैट। ये जो है कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट ये पूरा एक फॉर्मेट में करना होता है, तो होप कर रही हूँ कि आप लोगों को वो सारी चीज़ें आती होंगी। हम लोग सिर्फ यहाँ पे MCQ डिस्कस कर रहे हैं और बाकी इसके बारे में डिटेल में चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ बेस्ड अपॉन डैश एंड वाइल फंड फ्लो स्टेटमेंट रिकग्नाइजेस। तो यहाँ आपको डिफरेंस बताना है कैश फ्लो और फंड फ्लो में। तो पहला ऑप्शन में है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, दूसरे में इसका अपोजिट है एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस, और चौथे में है, तीसरे में है बोथ, और चौथे में है नन ऑफ द अबव। तो कैश फ्लो जो स्टेटमेंट होता है वो हमें कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज के बारे में बताता है, जिसमें कि 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ रिकॉग्नाइज की जाती हैं। पहली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, दूसरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और तीसरी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। और जो हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है वो हमारा करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज़ के जो इनफ्लोज और आउटफ्लोज हैं उसे मेजर करता है। इसमें जो है कैटेगराइजेशन ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग के बेस पे नहीं होता। तो हमारा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो हमारा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे बनाया जाता है, और जो फंड फ्लो होता है उसे हम एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे बनाते हैं। तो यहाँ गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर ए जो हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है। होप कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे अपना क्वेरी लिख सकते हो। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट MCQ सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे और अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू।